आदाब नाजरीन, मैं हूं फरहान नजम। आप देख रहे हैं डीडू उर्दू की बेहद ख़ास पेशकश हेलो डॉक्टर। प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में हम आपको बताते हैं आपकी सेहतमंद ज़िंदगी का राज, ताकि आप बदल सकें अपने जीने का अंदाज़। नाजरीन, किसी भी घर को संभालने में उस घर की खातून का सबसे बड़ा रोल होता है। हम देखते हैं हमारे घर की ख़वातीन सुबह से लेकर और रात तक पूरी तरह से अपने आप को घर के कामों में मसरूफ़ रखती हैं और इसी मसरूफियात के चलते कहीं ना कहीं अपनी सेहत को नज़रअंदाज करती हैं, उसके बारे में भूल जाती हैं। इसका ये रिज़ल्ट आता है कि कहीं ना कहीं मुख्तलिफ़ तरह के अमराज उनको घेरने लगते हैं। वैसे तो बहुत सारे ऐसे अमराज हैं जिसके तई हर ख़ातून को बहुत बेदार रहने की सख्त ज़रूरत है, लेकिन अगर बात की जाए ब्रेस्ट कैंसर की, ब्रेस्ट कैंसर अगर पिछले कुछ वक्त की बात की जाए तो पिछले कुछ वक्त से इसके केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। क्या होता है ब्रेस्ट कैंसर, किस तरह से ये बढ़ता है, और एक होता है सेल्फ जो एग्ज़ामिनेशन है ब्रेस्ट का, सेल्फ ब्रेस्ट का एग्ज़ामिनेशन है, ये सेल्फ ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन ये बहुत ही ख़ास अहमियत रखता है। अगर एक उम्र के बाद घर पर हर खातून अपना ये एग्ज़ामिन करे तो कहीं ना कहीं इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और जो बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है वो ना बढ़कर उसको काबू में किया जा सकता है, उसका वक्त पे इलाज किया जा सकता है। तो आज इस ख़ास मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में आपको बहुत सारी बातें बताने के लिए एक्सपर्ट्स का एक ख़ास पैनल मौजूद है जो आपको बताएगा क्या होती है इसकी अलामात, किस तरह से इसको समझें, कैसे इसका इलाज करें और कैसे इसको बढ़ने से रोकें। इस पे बात करेंगे। सबसे पहले आज हम आपका तारुफ़ करा देते हैं अपने माहिरीन से। हमारे साथ मौजूद हैं इस ख़ास मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए डॉक्टर नवनीत कौर। डॉक्टर नवनीत कौर प्रोफेसर हैं, जनरल सर्जन हैं और ब्रेस्ट की सर्जन हैं। जीटीबी हॉस्पिटल में एक सीनियर ब्रेस्ट सर्जन हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुजाता दास। डॉक्टर सुजाता दास कंसल्टेंट हैं डिपार्टमेंट ऑफ गायनेकोलॉजी सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शिवानी बी परोथी जो कि प्रोफेसर हैं, कंसल्टेंट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी में हेड हैं। तीनों एक्सपर्ट्स का बेहद शुक्रगुजार हूँ मैं आप प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए आए। नाज़रीन, आज इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा आपसे, ये बहुत ही ख़ास टॉपिक है, ख़ास तौर से हमारी ख़वातीन के लिए जो अपनी पूरी ज़िंदगी किसी ना किसी के लिए वक्फ़ कर देती हैं, चाहे बच्चों के लिए वक्फ़ कर दें, चाहे अपने शौहर के लिए कर दें या अपने वालिदैन के लिए कर दें, लेकिन वो अपनी सेहत के बारे में बिल्कुल बेदार नहीं रहती, जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानियाँ उनकी तरफ आती हैं और बहुत सारे जो मुख्तलिफ़ अमराज हैं उनको घेरने लगते हैं। तो आप इसके तई बेदार रहें, इस प्रोग्राम को गौर से देखें, समझें और जानें कि क्या होता है ये। तो शुरुआत करते हैं अपनी, मैं इस ख़ास प्रोग्राम की शुरुआत करता हूं मैं डॉक्टर नवनीत आपसे। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, मतलब आज के वक्त में बहुत बेदार रहने की ज़रूरत है हमारी ख़वातीन को। आप तो मुख्तलिफ़ तरह के केसेस देखती हैं रोज़, और आप उनका इलाज भी करती हैं, और आप बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं उनको इस बीमारी से, जो बीमारी बढ़े उससे पहले ही बचा लेती हैं, उसका सही वक्त पे इलाज कर देती हैं। डॉक्टर नवनीत, मैं जानना चाहता हूं कि ये ब्रेस्ट कैंसर क्या है, किस तरह से ये किसी भी खातून को अपनी जद में लेता है, और क्या ये बीमारी क्या है, बस ये बताइएगा आप। देखिए, ब्रेस्ट कैंसर जैसा कि नाम से जाहिर है, औरतों में छाती का कैंसर है, जिसकी वजह से अगर उनका टाइम पे इलाज नहीं हो तो बीमारी शरीर में फैल के ख़तरा पैदा कर सकती है। और इसकी वजह क्या है, इसमें कोई एक वजह को हम नहीं कह सकते रिस्पॉन्सिबल, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को बढ़ाते हैं। उसमें से सबसे ज़्यादा जो पहली चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो है आजकल का चेंजिंग लाइफस्टाइल। तो जिस तरह से लोग आजकल का खान पान, लाइफस्टाइल, जो उनकी शादी की वो है टाइम है वो बढ़ गया है, फैमिली का साइज़ कम हो गया है, बच्चे बहुत लोगों के नहीं होते हैं, बहुत सारे हमारे खाने पीने में जो हमारा एनवायरनमेंट है वो पोल्यूटेड है। तो इन सब चीज़ों के चलते
जो रिस्क है वो बढ़ता जा रहा है। उसके अलावा पॉपुलेशन होते हैं, एज हो रही है, बहुत सारे हमारे खाने पीने में जो हमारा हमारे पास एनवायरनमेंट है वो पोल्यूटेड है करने के और इलाज करने के, तो ये सब की वजह से कुल मिला के ब्रेस्ट कैंसर का जो हम नंबर देखते हैं वो काफ़ी तादाद में बढ़े हैं। जी मैडम, आपने बहुत सारी यहाँ पर रोशनी डाली है चीज़ों पर, और मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है और बेदार रहने की ज़रूरत है। लेकिन मैडम एक चीज़ और है कि ये मर्ज़ जो है काबू में आ सकता है। जो चीज़ें आपने बताई इसको समझना बहुत संजीदगी से समझने की ज़रूरत है मैडम। यहाँ पर अभी मैडम ने बहुत सारी चीज़ें बताई, डॉक्टर नवनीत ने, और मैं समझता हूँ कि आपने भी समझी होगी। एक रिक्वेस्ट ये है मेरी यहाँ पर आपसे कि जो इस वक्त टोल फ्री नंबर हमारे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस पर आप फ़ोन कीजिए, और अगर इस मौजू को लेकर आप अपनी जो आपका इल्म है उसमें इजाफ़ा करना चाहते हैं, या कुछ सवालात आपके हैं, कुछ सवालात आप करना चाहते हैं माहिरीन से, तो आप उस पर कॉल कीजिए और डायरेक्ट माहिरीन से बात कीजिए। लेकिन हमेशा की तरह एक ख़ास हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है जो कि रिपोर्ट है, वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। तो मुलाज़ा फरमाइए इस ख़ास मौजू पर जो ताल्लुक़ रखती हुई रिपोर्ट है आपके लिए, मुलाज़ा फरमाइए। नाजरीन, जब हमारे जिस्म के सेल्स बेकाबू होकर गैर मामूली तौर पर बढ़ते हैं तो ये तशवीश की बात होती है, क्योंकि ये कैंसर हो सकता है। ब्रेस्ट कैंसर या छाती का कैंसर खवातीन में पाए जाने वाले कैंसर में सबसे आम है, और दीगर किस्म के कैंसर के मुकाबले ये खवातीन में ज्यादा पाया जाता है। छाती का कैंसर उस वक्त शुरू होता है जब छाती के सेल्स काबू से बाहर हो जाते हैं। ये सेल्स एक ट्यूमर की शक्ल ले लेते हैं जो एक गांठ के तौर पर महसूस किया जा सकता है। ये बेकाबू सेल्स अक्सर छाती के दूसरे सेहतमंद टिश्यूज पर हमला करते हैं और जिस्म में कहीं और भी फैल सकते हैं, जो खतरनाक साबित हो सकता है। आमतौर पर ब्रेस्ट कैंसर जेनेटिक यानी डीएनए में तब्दीलियों के सबब होता है और एक या दोनों ब्रेस्ट को मुतासिर कर सकता है। तशवीश की बात यह है कि ब्रेस्ट कैंसर की तादाद में साल दर साल इजाफा होता जा रहा है और दुनिया भर में खवातीन इसकी गिरफ्त में आ रही हैं। एक अंदाजे के मुताबिक भारत में हर साल 1 लाख से ज्यादा खवातीन ब्रेस्ट कैंसर में मुब्तला हो रही हैं और ये फिक्र की बात है। छाती के कैंसर के मामलात बढ़ने की बुनियादी वजह आज भी इसके बारे में सही मालूमात की कमी है और खवातीन भी अपने पोशीदा आज़ा के बारे में बात करने से हिचकिचाती हैं। इसके अलावा खवातीन के पोशीदा आज़ा में से एक छातियों में मुसलसल तब्दीलियां होती रहती हैं। बचपन से जवानी तक उनका नशोनुमा पाना, हमल, बच्चों को दूध पिलाना, दरमियानी उम्र में हार्मोन की तब्दीली वगैरह। फिर किसी मकाम पर सेल्स अपना कंट्रोल खो बैठते हैं और खवातीन ब्रेस्ट कैंसर का शिकार हो जाती हैं। ये मर्ज आमतौर पर 50 से 60 बरस की खवातीन में पाया जाता था, लेकिन अब कम उम्र की खवातीन भी इसका शिकार हो रही हैं। छाती का कैंसर खराब और सुस्त तर्ज जिंदगी, वजन के ज्यादा होने, गैर सेहतमंद ग़िज़ा, माहौलियाती अवामिल और जेनेटिक वजूहात के सबब हो सकता है। बालिग होने के बाद हर खातून को ब्रेस्ट में होने वाली किसी भी तब्दीली पर नजर रखनी चाहिए। छाती या बगल में किसी भी तरह की गांठ, उनके साइज और शक्ल में तब्दीली, छाती में दर्द या सूजन, जिल्द की रंगत बदलना या मुसलसल खारिश होना, जिल्द खुश्क हो जाना या पपड़ी बन जाना, निपल्स या उसके आसपास जिल्द सुर्ख होना या उनमें दर्द, इनमें से किसी भी अलामत को हरगिज नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और फौरन माहिर डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। काबिल गौर है कि ये जानलेवा बीमारी एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल हो सकती है, इसलिए ये निहायत जरूरी है कि इसके बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल की जाए। आज भी छाती के कैंसर के बारे में सही मालूमात और बेदारी की कमी पाई जाती है, इसलिए ये मर्ज जानलेवा साबित होता है। अगर शुरुआत में इसका पता चल जाए तो इलाज में आसानी होती है और मरीज एक सेहतमंद जिंदगी गुजार सकता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक ब्रेस्ट कैंसर की एक बड़ी वजह खराब और सुस्त तर्ज जिंदगी है। इसके अलावा जहनी तनाव, डिप्रेशन और तन्हाई की शिकार खवातीन में इसका खतरा ज्यादा होता है। छाती के कैंसर से बचाव के लिए सेहतमंद खुराक, एक्टिव तर्ज जिंदगी, हल्की वर्जिश लाजमी है। अपने बच्चे को दूध पिलाने से ना बचें, ये सेहत के लिए फायदेमंद है। जहनी सेहत का खास ख्याल रखें और खुश रहें। ये सभी एहतियाती तदाबीर एक खतरनाक बीमारी से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती हैं।
जैसा कि हमने रिपोर्ट में देखा बताया है, बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, उसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा बताई है कि जो किसी भी प्रोग्राम या किसी भी परेशानी जो होती है उसके बारे में समझना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ के बारे में बेदार रहेंगे तो यकीनन उसके बारे में आप समझेंगे, उसके जो तरीक़े हैं उनको अपनाएंगे। यानी कि यहाँ पर बात हो रही है ब्रेस्ट कैंसर की। अगर ब्रेस्ट कैंसर के बारे में आप ये समझेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर किस तरह से बढ़ सकता है, कैसे इससे बेदार रहा जा सकता है, क्या इसका आसान तरीक़ा है, इसके बारे में जैसे कि सेल्फ देखना है, किस तरह से आप एग्ज़ामिन कर सकते हैं ब्रेस्ट का, वो भी चीज़ इसमें इंक्लूड होती है, तो हम काफ़ी हद तक समझ सकते हैं कि इस मर्ज़ को काबू में किया जा सकता है। अब मैं बात करूंगा डॉक्टर सुजाता आपसे। जैसा कि प्रोग्राम में देखा, हमने रिपोर्ट में देखा कि बहुत सारी चीज़ें हमें एहतियाती तदाबीर जिसको कहते हैं प्रिकॉशंस बताए हैं। आप देखिए किस तरह से आज बहुत ज़्यादा ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं डॉक्टर सुजाता। ये हम देख रहे हैं कि आए दिन कोई ना कोई आसपास नज़र आता है कि जिसको इस तरह की परेशानी होती है, जो ये मर्ज़ है। तो आप इसे किस तरह से डॉक्टर्स के लिए, मेडिकल साइंस के लिए एक चैलेंज मानती हैं डॉक्टर सुजाता? जी, ये जो है जहाँ तक ब्रेस्ट कैंसर का सवाल है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक हम विश्व की बात करें तो इसमें 23 से 24 लाख केसेस जो हैं वो हर साल नए केसेस हमारे सामने आ रहे हैं। 6 से 7 लाख जो केसेस हैं जिसमें ब्रेस्ट कैंसर की वजह से मृत्यु देखी जा रही है। तो ये एक बहुत ही सीरियस कंडीशन है। जहाँ तक सभी कैंसर्स का सवाल है उसमें लगभग 28.2% जो है ब्रेस्ट कैंसर की वजह से ही होता है। तो इसलिए जो ब्रेस्ट कैंसर है वो एक लीडिंग कॉज है, सबसे मुख्य कारण है। ओके। पहली बात। दूसरी बात, जहां तक इसकी स्क्रीनिंग का सवाल है, बहुत ही आसान है। इसमें 3 बातें जो हैं वो मुख्य रूप से सामने आती हैं। पहली बात जो है जिसे हम कहते हैं सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर महिला अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, अपने ब्रेस्ट की एग्जामिनेशन, अपने ब्रेस्ट की जाँच खुद कर सकती है। 20 साल की एज के बाद हर महीने पीरियड्स के 1 सप्ताह के बाद लगभग आराम से वो अपने ब्रेस्ट की जांच, जब वो अपने कपड़े चेंज करते हैं या नहाते हैं, उस समय आराम से ब्रेस्ट की जांच कर सकते हैं, जो कि हम सिखाते हैं, जिसको पैल्पेट करके, टच करके वो लोग आराम से इसे सीख सकते हैं। दूसरी बात जो है वो मैमोग्राफी की है। ये एक ऐसी जाँच है जिससे एक्सरे के द्वारा ब्रेस्ट में होने वाली छोटी से छोटी गांठ को भी पकड़ा जा सकता है, जो हम लगभग 40 वर्ष की आयु के बाद हर साल रिकमेंड करते हैं जो हमारी महिलाएं हैं। इसके अलावा और भी मोडालिटीज़ हैं, जैसे कि ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड्स वगैरह हैं, बायलैटरल ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड्स वगैरह हैं, जिसके थ्रू हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं। जी। यहाँ पर डॉक्टर सुजाता आपने बताई स्क्रीनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर उसकी बहुत ख़ास अहमियत है। अब मैं यहाँ पर आऊँगा, आप सर्जरी से आपका ताल्लुक़ है, तो मैं आपसे बात करना चाहूँगा यहाँ पर डॉक्टर सुजाता आपसे कि स्क्रीनिंग की क्या वैल्यू है। स्क्रीनिंग जो है उसकी, अगर स्क्रीनिंग कराता है कोई भी, जो एक उम्र है उसमें स्क्रीनिंग की जाती है, तो किस तरह से बहुत ही कारगर साबित होती है और किसी मर्ज़ को रोकने के लिए बहुत ही कारगर है, कैसे कहना चाहेंगे डॉक्टर सुजाता? जी, स्क्रीनिंग जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जी। जहाँ तक हमारे पास जो महिलाएं आती हैं, जो 70 to 80% केसेस हैं वो बहुत एडवांस मैलिग्नेंसी में आती हैं, स्टेज 3 या स्टेज 4 लेटर स्टेजेस में आते हैं जी। तो ये जो है एक बहुत ही सीरियस कंडीशन है। हमारे पास अगर स्क्रीनिंग है, हम 100% अपनी सभी महिलाओं की स्क्रीनिंग करते हैं, तो हम उसे बहुत ही अर्ली स्टेजेस में पकड़ सकते हैं। अगर हम अर्ली स्टेजेस में पकड़ते हैं तो इलाज करना भी आसान है जी, और इसका फॉलोअप भी बहुत आसान है। तो स्क्रीनिंग एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जी। अब मैं डॉक्टर शिवानी आपकी तरफ आना चाहूँगा। यहाँ पर डॉक्टर सुजाता ने बहुत सारी चीज़ें बताई, स्क्रीनिंग की अहमियत बताई, और स्क्रीनिंग क्यों की जाए, कैसे की जाए, ये भी बताया। अब आप एक सर्जन हैं, आपके पास ही पहुँचता है लगभग जो पेशेंट होता है जिसका सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। एक तो आप ये बताइए कि अगर वो स्क्रीनिंग करा ले वक्त पर, इसकी क्या अहमियत है, और दूसरा ये कि इसमें स्टेजेस क्या हैं ब्रेस्ट कैंसर में, कौन सी स्टेज में इलाज करना आपके लिए आसान होता है? प्रथम तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि स्क्रीनिंग एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, जिसमें कि हम छोटे से छोटा, सूक्ष्म से सूक्ष्म जो कैंसर के सेल्स जब से वो होने शुरू होते हैं तब से हम पकड़ लेते हैं। तब तक हो सकता है कि बगल तक नहीं फैला हो, और हो सकता है कि वो केवल हमारे स्तन तक ही एक जगह पे सीमित हो। उस टाइम पे हम लोग इसको इन सिटू कैंसर कहते हैं। जब वो 2 सेंटीमीटर का हो जाता है कि 2 से 5 सेंटीमीटर तक का हो जाता है, तब भी हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद जब वो
चमड़ी को ऊपर से खींचने लगता है, निपल और एरियोला को छोटा कर देता है, अंदर तक खींचता है, दोनों ब्रेस्ट के बीच में एक बराबर का महसूस नहीं होता, छोटा बड़ा दिखना शुरू हो जाता है, अंदर से खिंचाव शुरू हो जाता है, तब तक बगल में गांठ आ चुकी होती है, वो एडवांस स्टेज होता है। और उसके बाद हमारे को उसको एकदम से ठीक करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि फिर हमको देखना होता है कि वो लिवर में, लंग्स में, बोन में, ब्रेन में तक तो नहीं फैल गया है। वो फैलने के बाद थोड़ा सा हमारे उसमें से काबू से बीमारी निकल जाती है, और फिर भी उसको काबू करना आजकल हम काबू कर सकते हैं, बट थोड़ा मुश्किल होता है। और सबसे बढ़िया ये होता है कि शुरू के ही जैसे ही कोई किसी को गांठ दिखाई दे, या दोनों ब्रेस्ट में अनइक्वालिटी लगे, छोटा बड़ा, या चमड़ी सिकुड़ना दिखे, पपड़ी बनना शुरू हो, तब भी वो तुरंत हमारे पास आ जाए, तो फिर हम उसका सारे टेस्ट करके इलाज कर सकते हैं। यहाँ पर डॉक्टर शिवानी ने बहुत ही ख़ास बातें बताई हैं और बताया है कि किस तरह से अगर वक्त पर पेशेंट पहुँच जाता है डॉक्टर के पास, इलाज कितना आसान हो जाता है। डॉक्टर नवनीत, मैं यहाँ पर आपके पास आऊँगा। मौजूदा दौर में देखा जा रहा है किस तरह से ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? क्या खाने पीने की हमारी जो तरीके की ज़िंदगी है, कि हम खाते पीते हैं, उसमें कोई बदलाव की वजह है ये, या फिर तर्ज ज़िंदगी है, वक्त पर सोना नहीं है, वक्त पर उठना नहीं है, या एक्सरसाइज की कमी है? कैसे आप बताना चाहेंगी डॉक्टर नवनीत इस बारे में? देखिए, ये सारे ही फैक्टर्स अपना कोई ना कोई रोल प्ले करते हैं जी। लेकिन जो चीज़ें हम बहुत स्ट्रांगली मानते हैं कि उनका एक रिस्क है, एसोसिएशन है ब्रेस्ट कैंसर से, वो है एक उनकी फैमिली हिस्ट्री। अगर किसी लेडी के घर में और लोगों को कैंसर हुआ है, चाहे उनकी इमीडिएट फैमिली या उनकी सेकेंड डिग्री रिलेटिव, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, तो उनका रिस्क बढ़ जाता है। उसके अलावा जिन लोगों का शादी नहीं हुई, जिनके बच्चे पैदा नहीं हुए, ये तो हमारे जाने माने रिस्क फैक्टर्स हैं, जिनको कि हम कहते हैं कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री ऐसी है या आप किसी वजह से बच्चे पैदा नहीं कर पाए, तो वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लेकिन बहुत से फैक्टर ऐसे हैं जो कि हम कंट्रोल कर सकते हैं, और आपकी डॉक्यूमेंट्री में बहुत अच्छी तरीके से उसको दिखाया भी गया कि एक्टिव लाइफस्टाइल, बहुत तरह का जंक फूड नहीं खाने से, जो अनहेल्दी खाना है उस सब को अवॉइड करने से, एक अच्छी फिजिकल एक्टिविटी रखने से, फ्रेश सैलड्स एंड जो भी ताज़ा सब्जी सैलड है उस सब को खाने से इसका हम रिस्क कम कर सकते हैं। इसके अलावा आई थिंक स्ट्रेस फ्री रहना बहुत ज़रूरी है, और उसके अलावा हमारी एनवायरनमेंट जो पोल्यूट होती जा रही है उसमें आई थिंक सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और साफ़ पानी खाना पीना जिसमें बहुत प्रिजर्वेटिव्स ना हो, जिसमें बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स नहीं हो, क्योंकि वो सब चीज़ें शरीर को एक तरह का रिस्क बढ़ा देती हैं और उनका हार्मोन का एक्सपोजर बढ़ जाता है। उसके अलावा कोई ऐसे इलाज जो आपने कभी, जिसके लिए आपको हार्मोन ट्रीटमेंट बहुत टाइम तक लेना पड़ा हो, या बहुत सारी औरतें महीना बंद होने के बाद में कुछ परेशानी की वजह से हार्मोन ट्रीटमेंट लेना चालू करती हैं, तो ये सब चीज़ों के लिए बगैर किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, बगैर सुपरविजन के नहीं करना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखने की बेहद ज़रूरत है। यहाँ पर आपने बात की है फैमिली हिस्ट्री की। डॉक्टर सुजाता, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगर किसी के घर में ये प्रॉब्लम रही है, ये मर्ज़ रहा है, इस तरह की परेशानी रही है, तो उस घर में जो भी है उसको क्या क्या करने की ज़रूरत है? स्क्रीनिंग किस तरह से करें, क्या क्या समझें, और क्या हॉस्पिटल जाकर एक बार एग्जामिन करा लें पूरा तरह से? क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर डॉक्टर सुजाता? इसमें दो बातें जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जी। सबसे पहली बात, अगर फैमिली हिस्ट्री है तो उस केसेस में जो रिस्क है वो 10% है, 10 to 15% है। और इसमें जो अगर हम फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स की बात करें, जैसे मदर हैं, सिस्टर हैं, डॉटर हैं, अगर उनमें ब्रेस्ट कैंसर की शिकायत रही है तो ऐसे में पेशेंट को भी, महिला को भी अपनी जांच बराबर करानी चाहिए, जिसमें सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन तो है ही, साथ ही मेमोग्राफी की जांच भी है जो कि प्रतिवर्ष करवानी चाहिए, जिससे छोटे से छोटा कैंसर भी अगर स्तन में पैदा हो रहा है तो उसकी जांच के थ्रू उसको पकड़ा जा सकता है। सो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जहाँ तक फैमिली हिस्ट्री का सवाल है, ये ज़्यादातर ऐसे केसेस को पैदा करता है जिसे हम अर्ली ऑनसेट ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं, जो कि अमूमन हम 50 की एज के बाद देखते हैं, जो मीन एज है वो 60-62 ईयर्स है। लेकिन ऐसे केसेस में हम 18 ईयर्स से 45 ईयर्स की एज तक
इन केसेस को देखते हैं, जो कि अपने आप में एक रिस्क है, अपने आप में एक खतरा है, क्योंकि इसका इलाज जो है थोड़ा हमें जल्द इलाज की आवश्यकता होती है, और इलाज के बाद भी एक रिहैबिलिटेशन है, और भी बहुत सारे मेडिकल कंसर्न्स हैं, उनकी फर्टिलिटी है, उनकी बोन हेल्थ है, जिसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ज़रूरी है, इसे समझना ज़रूरी है कि वक्त पर इलाज और पूरी तरह से इलाज कितना ज़रूरी है इस मर्ज़ में। यहाँ पर मैं डॉक्टर नवनीत वापस आप ही के पास आऊँगा। अगर कोई पेशेंट आपके पास आकर बताता है कि वो अपने बॉडी के इस हिस्से में कुछ बदलाव महसूस कर रहा है, वो किसी तरह की जो जैसे कि अलामात जो आपने बताई हैं यहाँ पर, ये सारे अलामात वो महसूस कर रहा है, या हम कहें कि एक नॉर्मली कुछ चेंजेस वो महसूस कर रहा है, तो आप उसकी राय किस तरह से आप उसको देंगी? क्या उसका मतलब एग्जामिन किस तरह से करेंगी? कौन कौन से टेस्ट की ज़रूरत है, और कब आप इस बात पर डिसीज़न लेंगी कि ये प्रॉब्लम है या नहीं है जो ब्रेस्ट कैंसर है? देखिए, सबसे पहले जब कोई पेशेंट हमारे पास में अपना परेशानी लेके आता है, जैसे कि उसको कोई गांठ महसूस हो रही है, या कोई हिस्सा सख्त हो गया है, या ब्रेस्ट का शेप चेंज हो गया है, एसिमेट्री हो गई है, या निपल से कोई डिस्चार्ज आ रहा है, स्पेशली कुछ खास तरह के डिस्चार्ज होते हैं जो कि खतरे की निशानी होते हैं। तो अगर इस तरह की मरीज़ कोई परेशानी लेके आता है, हम पहले तो उसे डिटेल में उसका हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं। फैमिली में कोई रिस्क फैक्टर है, किस तरह की दवाइयाँ उन्होंने खाई हैं, उन सब चीज़ों से हमें एक आइडिया हो जाता है कि उनका बीमारी होने का क्या चांस है। उसके बाद में डॉक्टर का एग्जामिनेशन एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है एक मरीज़ की असेसमेंट में। तो हम लोग छाती को हाथ लगा के उसकी बगल में चेक करके देखने की कोशिश करते हैं कि जो गांठ महसूस हो रही है उसका कैरेक्टर कैसा है। वो हर गांठ छाती में, मैं बताना चाहूँगी कि हर गांठ छाती की खतरे वाली नहीं होती है। करीब 10 में से करीब 3 या 4 लोग ही ऐसे हैं जिनके की वो गांठ कैंसर की होती है, बाकी 5-6 लोगों में वो जिस तरह की गांठ होती है वो कोई खतरा पैदा नहीं करती है। तो हम लोग को देखने के जांच करने के बाद में अंदाज़ा होता है कि ये कैंसर हो सकता है या नहीं हो सकता है। उसके बाद में हम टेस्ट करवाते हैं, और आपने नाम सुना मैमोग्राफी का, तो मैमोग्राफी स्क्रीनिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, डायग्नोसिस के लिए भी यूज़ करते हैं। तो मैमोग्राम एंड अल्ट्रासाउंड इस तरह के कुछ हम जो फ़ोटो खींचने वाले टेस्ट हैं जिसमें कि मरीज़ को कोई तकलीफ़ नहीं होती, वो जांच करते हैं पहले। और उसके बाद में हमें उस हिस्से से जहाँ पर कि कुछ गड़बड़ महसूस हो रही है वहाँ से कुछ टिश्यू की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके लिए हम एक सुई डाल के जांच लेते हैं। वो पतली सुई भी हो सकती है, वो थोड़ी सी मोटी सुई भी होती है ज़रूरत के हिसाब से। तो इन 3 चीज़ों को इकट्ठा करके मरीज को हॉस्पिटलाइज भी होने की ज़रूरत है? नहीं, इन टेस्ट के लिए हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत नहीं होती। वो आते हैं, अपनी जाँच करवा के चले जाते हैं, उसकी रिपोर्ट 2-3 दिन में तैयार हो जाती है। तो जब हमारे पास में दोनों रिपोर्ट्स भी आ जाती हैं और हमारा जो अपना इम्प्रेशन होता है उसको मिला के हम लोग एक डायग्नोसिस बनाते हैं कि इस मरीज़ को कैंसर कंफर्म्ड है कि नहीं है। कई दफ़ा हमें कोई और टेस्ट की रिक्वायरमेंट भी होती है, पर 99% ये 3 तरह की जो हमारी असेसमेंट्स हैं उनके बेसिस पे हम डायग्नोसिस बना लेते हैं। यहाँ पर आप समझ जाते हैं कि इस तरह का मर्ज़ है। अब डॉक्टर सुजाता आपके पास आऊँगा मैं, जैसे कि डॉक्टर नवनीत ने बताया कि इस तरह के ये आप इसी तरह से यहाँ जांच करते हैं, ये सारी चीज़ों का पता लगाते हैं कि क्या मर्ज़ है, ये कैंसर है या नहीं है। अगर आपको डिटेक्ट हो जाता है कि ये ब्रेस्ट कैंसर की शिकायत है पेशेंट को, तो उसका इलाज का क्या तरीका है? क्या मेडिसिन से आप उसको कवर करते हैं या फिर सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है? ये डॉक्टर सुजाता आप बताइए प्लीज़। जी, इसमें जहाँ तक इलाज का सवाल है, इसको हम मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट कहते हैं। इसमें हमारे पास कई तरह के ऑप्शंस होते हैं। सर्जरी का ऑप्शन है हमारे पास कीमोथेरेपी का ऑप्शन है, हमारे पास हार्मोनल ट्रीटमेंट का ऑप्शन है जी। तो किस पेशेंट में किस तरह का ट्रीटमेंट देना है वो कई बातों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले पेशेंट की एज जी, सब उसके बाद एज बहुत मैटर करती है यहाँ पर। यस, एज मैटर करती है। किस तरह से थोड़ा सा ये भी एक्सप्लेन करें यहाँ पर आप, एज किस तरह से मैटर करती है। हमें ये देखना होता है कि पेशेंट की एज कितनी है, अर्ली ऑनसेट है या लेट ऑनसेट है, 50 के बाद है, 50 से पहले है, पेशेंट ने अपनी फैमिली कंप्लीट की है या नहीं की है। तो इस तरह से कई चीजें हैं, क्योंकि हमें अगर कीमोथेरेपीज देनी है या हार्मोनल थेरेपीज देनी है तो हर तरह के साइड इफेक्ट्स का, जो भी छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स है उनका ध्यान रखना होता है। सो दिस इज वन थिंग। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि पेशेंट हमारे पास किस स्टेज में आया है, अर्ली स्टेज में आया है या लेट स्टेजेस में आया है जी। जैसा कि मैडम ने कहा, अर्ली स्टेजेस में आया है, 5 सेंटीमीटर है, उससे छोटी गांठ है, स्किन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लिम्फ नोड्स बगल में गांठों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है,
ऊपर की स्किन और आसपास के टिश्यूज नॉर्मल हैं तो सर्जरी से भी इलाज किया जाता है और इसका काफी अच्छा प्रोग्नोसिस है, काफी अच्छा फॉलोअप किया जा सकता है। लेकिन अगर लेट स्टेजेस में आता है तो उसका सर्वाइवल रेट भी थोड़ा डिफरेंट होता है, उसमें हमें कीमोथेरेपीज देने की जरूरत होती है, हार्मोनल ट्रीटमेंट्स देने की जरूरत होती है। सो इट्स अ मल्टी मोडालिटी अप्रोच। तो किस केस में हमें क्या ट्रीटमेंट देना है, इट डिपेंड्स अपॉन द एज ऑफ द पेशेंट, स्टेजेस एंड अदर थिंग्स। जी जी, यहाँ पर डॉक्टर स्वाति आपके पास आऊँगा मैं जानना चाहता हूँ कि अगर सर्जरी का आप डिसीजन लेती हैं पेशेंट के लिए, तो सर्जरी में किस तरह का वो क्या प्रोसीजर है, कितने दिन के लिए पेशेंट को एडमिट होना होता है और सर्जरी के बाद किस तरह के केयर की ज़रूरत है? देखो, अगर ये लीजन बहुत ही छोटा है तो हम लोग केवल उसको एक गांठ की तरह निकाल देते हैं और फिर उसके मार्जिन्स को एक बार अलग से और भेजते हैं और ये पता करते हैं कि हमने जो निकाला था उसमें कोई कैंसर के सेल्स के अंश तो नहीं रह गए। वो एक बार रिपोर्ट, वो हमारा 2 दिन में ही मरीज को हम लोग रख के फिर उसको डिस्चार्ज कर देते हैं और फिर उसकी रिपोर्ट आने के बाद आगे हम लोग कीमोथेरेपी देना है या उसको रेडियोथेरेपी देना है, वो हम लोग डिसाइड करते हैं। थोड़ा बड़ा जो लीजन होता है फिर उसमें हम लोग मैस्टेक्टमी भी करनी पड़ती है और कहीं से चमड़ी और फैट लाके फिर हम लोग उस ब्रेस्ट को रिकंस्ट्रक्ट भी करते हैं और अगर मरीज चाहता है तो ब्रेस्ट का इम्प्लांट भी लगा सकते हैं। और इसके बाद अगर ब्रेस्ट का, अगर वो लिम्फ नोड में फैल गया है तो हम लोग फिर बगल की गांठें भी निकालते हैं, उसको एक्सिलरी डिसेक्शन कहते हैं और उसके हम लोग फिर जो चमड़ी है ब्रेस्ट को पूरा स्तन निकाल के और फिर उसके एक्सिलर डिसेक्शन करके चमड़ी वापस वहीं पे रहती है और फिर बाद में पेशेंट अगर कीमोथेरेपी खत्म कर देता है उसके बाद हम लोग फिर रिकंस्ट्रक्शन की बात कर सकते हैं मरीज के साथ, और नहीं तो पहले कीमो देके उसको छोटा करके और फिर हम लोग उसको निकालते हैं। डॉक्टर शिवानी, ये भी आप बताइए, आपने रिकंस्ट्रक्ट की बात की यहाँ पर, अगर आप पूरी तरह से उस हिस्से को निकाल देते हैं और दोबारा उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है वहाँ पर, उसका क्या प्रोसीजर है? क्या वो आप ही लोग करते हैं या फिर उसके लिए दूसरी तरह के कोई और एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है, या क्या प्रोसीजर है? महंगा है या नॉर्मल उसमें खर्च आता है? क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर? इसमें 2 तरह की चीज़ें हैं। या तो हम लोग जो गांठ निकालते हैं अगर वो 20% हमारे स्तन के एक सिंगल ब्रेस्ट के वॉल्यूम से निकाला जाता है तो वो तो वैसे ही एडजस्ट करके हम लोग उसको नॉर्मल ब्रेस्ट दे देते हैं। अगर उससे ज़्यादा है तो हम लोग और कहीं से चमड़ी और फैट ला के उसके ब्लड वेसल के साथ उसको वहाँ पे रख के और उसको इक्वली सिमेट्री दे देते हैं। और अगर नहीं हो पाए तो हम लोग और कहीं पीठ में से भी मसल ला के फिर उसको LD फ्लैप कहते हैं, वो फ्लैप से रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। अगर ये सब मरीज नहीं इजाजत देता है तो हम लोग ब्रेस्ट के इम्प्लांट भी डालते हैं। रेडियोथेरेपी के देने के पश्चात फिर हम लोग इम्प्लांट डालते हैं ताकि इम्प्लांट से वो इक्वली दोनों ब्रेस्ट वैसे ही लगे उसको और पेशेंट का आत्मविश्वास बढ़ता रहे। राइट, बहुत ही अच्छे से आपने यहाँ पर चीज़ों को बताया है और मैं समझता हूँ कि जो प्रोग्राम देख रहे होंगे इस वक्त उन्हें बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। यहाँ पर एक कॉल ले लेते हैं, कोई कॉल आ गई है, यहाँ पर बात करते हैं। आपको हमारी आवाज़ मिल रही है? हेलो या हेलो, वेरी गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग सर, मैं पिंकी बात कर रही हूँ दिल्ली से। जी बहुत शुक्रिया फ़ोन करने के लिए, आपका खैर मकदम है प्रोग्राम में। आप लोगों का शुक्रिया, आप लोग हर हफ्ते कोई ना कोई अवेयरनेस बताते ही रहते हो, कोई भी अपडेट देते रहते हो। आजकल वैसे ही बीमारियाँ बहुत चल रही हैं। जी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। जी शुक्रिया, बेहद शुक्रिया आपका। जी सर, एक्चुअली ये सवाल मुझे जनरली पूछना था। आजकल आप देख रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर ना बहुत ज़्यादा चल रहा है, मतलब बहुत कॉमन हो गया और सबसे ज़्यादा यूथ में हो रहा है। अभी जैसे कि हिना खान को भी हुआ। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ताजुब की बात ये है कि ये जो मैंने अभी आपको रेफरेंस दिया हिना खान जी का, ये फिटनेस पे भी अपना बहुत ध्यान देती है, डाइट का भी बहुत ध्यान रखती है, एज भी बहुत कम है और ऐसे बहुत सारे केसेस भी हो रहे हैं अपने नॉन में भी। तो ऐसा हम क्या करें कि हम इन चीज़ से बच पाए और मतलब ऐसे क्या प्रिकॉशंस हैं? मैं ये सब बेसिकली जानना चाह रही हूँ, क्यों इतना ज़्यादा हो रहा है। राइट, आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा अवेयर हैं आप, ये देखकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ डॉक्टर नवनीत, इनका सवाल बहुत अच्छा है और ये सवाल मतलब मेरा ये मानना है कि सबको समझना चाहिए जो इन्होंने सवाल पूछा है। कैसे जवाब देना चाहेंगी, कैसे बेदार रहें, कैसे इस मर्ज़ को ना होने दें
और अपनी लाइफ को कैसे एक्टिव रखें, ये इनका सवाल है, आपने भी सुना होगा। तो इन्होंने कहा कि चाहे हिना खान बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल डील करती हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल के बावजूद भी उनको कैंसर हुआ। तो देखिए कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हम 100% करके इसको रोक सकें। कुछ बीमारियां होती हैं उनका कोई वैक्सीन अवेलेबल होता है ना, कम से कम ब्रेस्ट कैंसर के लिए अभी कोई ऐसा वैक्सीन या प्रिवेंटिव हमारे पास में कोई तरीका नहीं है। हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना ही हमारे हाथ में है। उसके अलावा दूसरी अहम चीज़ ये है कि हम उस चीज़ को लेके अवेयर रहें कि हमें बीमारी अगर होती है तो जल्दी कैसे पकड़ना है। तो आई थिंक अभी तक हमने जो बात करी कि हम उसके जो सिम्टम होते हैं उसके बारे में अवेयर रहें, हमारी ब्रेस्ट नॉर्मल कैसे है और उसको हम पीरियोडिकली जैसे कि मंथली सेल्फ एग्जामिनेशन की बात कही चेक करते रहें। और सबसे आई थिंक ज़रूरी ये है कि अगर कोई चीज़ महसूस होती है या पता चलती है तो उसको इग्नोर करके कि बीमारी ना निकल जाए और इलाज के चक्कर में ना पड़ जाएं, उसको जो लोग डिले करते हैं वो नहीं करें। तो आपके हाथ में यही है कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल से जिएं और अवेयर रहें कि बीमारी अगर है तो जल्दी कैसे पकड़ में आए। उसके आगे हर चीज़ इंसान के कंट्रोल में नहीं है। तो वो मैं यही कहूँगी कि वो किस्मत की बात है कि हिना खान सब कुछ होते हुए भी उनको हुआ, और ऐसे वो अकेले आपने एक उनका नाम लिया, पर ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका की कोई वजह नहीं कि उनको हो सकता है उनकी कोई फैमिली हिस्ट्री हो जिसके बारे में हमें नहीं जानकारी हो सकता है कि उनकी जीन्स में कोई प्रॉब्लम हो, तो उसकी वजह से सब कुछ ठीक होने के बाद में भी उनको कैंसर हुआ। पिंकी साहबा, जैसा कि यहाँ पर डॉक्टर नवनीत ने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है, कुछ किस्मत की भी बात की है उन्होंने। देखिए ऐसा है कि ये तो जिस्म होता है इंसान का, हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ अपने को अवेयर रख सकते हैं, हम अपने को एक्टिव रख सकते हैं। वही मैडम ने बताया। और फ़ोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। उम्मीद है ये जो चीज़ें बताई आप इनका ख़ास ख्याल रखेंगी। डॉक्टर नवनीत, आप ही के पास आऊँगा। अगर कोई पेशेंट है, कोई खातून है, पेशेंट नहीं कहूँगा उसको, और वो अक्सर अपने इस हिस्से में कुछ पेन महसूस करती हैं कंटिन्यू, और ये पेन बना हुआ है पिछले कुछ महीनों से, तो क्या ये ब्रेस्ट कैंसर की तरफ इशारा है या कुछ और भी हो सकता है? उसका क्या एडवाइस करना चाहेंगे? देखिए ब्रेस्ट में जो पेन है वो बहुत ही कॉमन सिम्टम है। मेरे हिसाब से 100 में से 40-50 लोगों को ज़रूर ये महसूस होता है। कुछ लोगों को थोड़ा बहुत रूटीन टाइप का पेन होता है, कुछ लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा जो उनकी एक्टिविटी को इफेक्ट करता है उतना पेन होता है। और आमतौर पे छाती का जो पेन है वो ब्रेस्ट कैंसर से उसका बहुत कम रिस्क है। तो ये प्रॉब्लम कॉमन होने के बावजूद भी इसका कैंसर से बहुत कम रिलेशन है। तो कैंसर की गांठ तो आमतौर पे पेनलेस होती है, और मरीज ये बोलते हैं कि छाती में गांठ थी, दर्द तो था नहीं, तो मैं दिखाने आई नहीं। तो पेन की बहुत सारी वजहें होती हैं। कुछ जैसे हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंज होता है एक साइकिल पीरियड्स के साथ में, कईयों को उसकी वजह से पेन होता है। कईयों को कोई जो हमारी चेस्ट वॉल है वो ब्रेस्ट के छाती के नीचे जो हमारा पसली और जो हमारा स्ट्रक्चर है, कई बार उसमें सूजन आ जाती है, कोई ज़्यादा काम हो जाने से, कोई चीज़ का खिंचाव हो जाने से। तो वो एक कॉमन प्रॉब्लम है जो कि लंबा पेन चलता है, एक खासी जगह पे महसूस होता है और बढ़ता है कुछ खांसने से या कोई भी भारी काम करने से। उसके अलावा एज के साथ में चेंजेस होते हैं ब्रेस्ट के, तो उसमें कुछ लोगों को पेन महसूस होता है, कुछ बेचैनी, कुछ इस तरह की महसूस होती है। तो पहली बात तो ये मैं कहना चाहूँगी कि पेन का कैंसर के साथ में कोई ऐसा वो नहीं है, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है कि पेन के साथ में कैंसर बनता है। पेन आपको बहुत सारी वजहों से हो सकता है, इनमें से ज़्यादातर वजह जो हैं उनका बहुत ही सिंपल इलाज है। और सबसे पहले तो अगर आपके मन से ये डर निकल जाए कि ये पेन कैंसर की वजह से नहीं है, तो आधे से ज़्यादा लोगों को उसी से ठीक हो जाते हैं कि अच्छा ये जो दर्द है ये कैंसर का नहीं है, तो फिर ठीक है, उनके बारे में उनका ध्यान हट जाता है और वो प्रॉब्लम अपने आप से ही रिजॉल्व हो जाती है। जी, बहुत अच्छे से आपने यहाँ पर बताया। डॉक्टर सुजाता, आपकी तरफ आऊँगा मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने स्क्रीनिंग की बात की थी शुरू में प्रोग्राम के। स्क्रीनिंग बेहद ज़रूरी है, ये हमारे प्रोग्राम देखने वालों ने भी समझा और हमने भी समझा। मैं जानना चाहता हूँ कि स्क्रीनिंग जो है वो अगर एक बार करा ली तो दोबारा स्क्रीनिंग कब करानी चाहिए, और अगर एक बार करा के हम ये सोचने लगे कि नहीं हमें प्रॉब्लम नहीं हुई है और हम हमेशा ठीक रहेंगे, तो वो कितनी गलतफहमी है या वो ठीक है? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक स्क्रीनिंग का सवाल है, स्क्रीनिंग एक ऐसा टेस्ट होता है जो बीमारी होने से पहले किया जाता है। जितने भी महिलाएं हैं सबके लिए किया जाता है। अगर हमारे पास 100 महिलाएं आती हैं हमारे पास, हमारे ओपीडी में, हमारे हॉस्पिटल में, स्क्रीनिंग एक ऐसा टेस्ट है जो सभी के लिए किया जाता है, सभी महिलाओं के लिए। सो स्क्रीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्क्रीनिंग 100% कवरेज होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, स्क्रीनिंग जैसे हमने आपको बताया, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन है, मैमोग्राफी है,
किस एज से करनी चाहिए, किस तरह करनी चाहिए, जिस पर हम पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं। जैसे कि हमने 20 इयर्स के एज के बाद सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन है, उसका एक टेक्निक है, सही टेक्निक को अपनाते हुए, पकड़ते हुए हमें स्क्रीनिंग करनी चाहिए। मेमोग्राफी है जो हमारी अमेरिकन कैंसर सोसाइटी कहती है 40 की एज के बाद हर साल हमें मेमोग्राफी करवानी चाहिए, जिससे छोटे से छोटा कैंसर भी स्तन में पकड़ा जा सकता है। एंड जहां तक रिस्क फैक्टर्स का सवाल है, यस देयर आर मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स एंड नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। जहां तक रिस्क फैक्टर्स का सवाल है, उसी में उसका प्रिवेंशन भी छुपा हुआ है। सिंगल इंपॉर्टेंट कॉज है ओबेसिटी, एंड स्पेशली अगर मीनोपॉज के बाद होने वाली जो ओबेसिटी है, जो मोटापा है, जो बढ़ रहा है तेजी से, वो इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ ही जो हमारा खान पान है, जो हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरह से फैट फूड है, जिस तरह से हम स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, जिस तरह से पोल्यूशन है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, इंसेक्टिसाइड्स है, पेस्टिसाइड्स है, और इसके अलावा जो फैमिली हिस्ट्री है, प्रीडिस्पोजिशन है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, इस तरह से बहुत सी चीजें हैं। तो जो हम मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं उन्हें हम मॉडिफाई कर सकते हैं। जो हमारे हाथ में है वो हमें डेफिनेटली करना चाहिए, ताकि हमारा जीवन लंबा भी हो और आशाओं से भरा हो और स्वस्थ हो। बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर बोली है कि जीवन लंबा हो और स्वस्थ हो, इन चीज़ों को समझना चाहिए। एक सेहतमंद ज़िंदगी सबसे बेहतर हो सकती है किसी भी इंसान के लिए। मैं यहाँ पर डॉक्टर शिवानी आपकी तरफ आऊँगा। मैं जानना चाहता हूँ कि सर्जरी अगर एक बार हो गई है तो आप कब फॉलोअप के लिए बुलाती हैं और कब तक बुलाती हैं? कितने दिन का फॉलोअप होता है? सारी ज़िंदगी है या 1 साल 2 साल का है? शुरू में सर्जरी करने के बाद हम लोग पेशेंट को जब तक उसके टाँके नहीं कट जाते एक बार बुलाते हैं जी। फिर उसकी बायोप्सी आने के बाद उसको हम लोग फिर मेडिकल ऑन्कोलॉजी में जाके हम लोग देखते हैं। फिर वहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट होता है। फिर वहाँ पे हो सकता है उनकी फिर मेडिकल ऑन्कोलॉजी से फिर उनकी कीमोथेरेपी चलती है। कई बार पूरी कीमोथेरेपी ख़त्म करके फिर मरीज हमारे पास आता है। अच्छा। और कई बार इसके बाद हम लोग उसको हर 3 महीने में पहले वर्ष बुलाते हैं। अगर कीमोथेरेपी ख़त्म हो जाए, सब कुछ ठीक रहा, और हर 3 महीने में 1 साल तक बुलाते हैं, फिर 6 महीने में दूसरे साल तक बुलाते हैं, फिर साल में एक बार 5 साल तक बुलाते हैं। और हर बार जब बुलाते हैं उसका हम लोग पूरा स्तन एग्जामिन करते हैं। उसका हम लोग अल्ट्रासाउंड करते हैं ताकि कुछ हमारे से क्लिनिकली जो मिस नहीं हो रहा हो उसमें अल्ट्रासाउंड से कुछ पिकअप हो जाए। और उसके बाद उसकी मैमोग्राफी कराते हैं और उसके बगल की जांच होती है और उसका छाती का एक्सरे हर बार कराते हैं। पेट का अल्ट्रासाउंड जरूर होता है। और उसके बाद हम लोग कीमोथेरेपी अगर चल रही हो तो हर कीमोथेरेपी के साथ कार्डियक इवैल्यूएशन और उसकी ब्लड की जांच होती है पहले कीमो लगने के पहले। राइट। यहाँ पर आपने बताया कि 5 साल तक आप उसको फॉलोअप में रखते हैं। अगर 5 साल तक सब कुछ ठीक रहा, कोई किसी तरह की आपने परेशानी नहीं मतलब देखी, पेशेंट में इवैल्यूएशन किया पूरा और सब कुछ सही नज़र आया, तो क्या उम्मीदें हैं नेक्स्ट, कैसी उसकी लाइफ रहेगी, या फिर मतलब कभी ये बीमारी लौट सकती है? क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर? 90% लोगों के अगर पहला 5 साल सही सलामत कट जाए तो उसकी ज़िंदगी आगे सही रहती है। किंतु वो जो 10% है इनमें दोबारा से आ सकता है। कहीं पे कोई कैंसर सेल से अगर रह गया है वो आएगा, और वो आता है तो जरूरी नहीं है ब्रेस्ट में आए। वो लिवर में मेटास्टेसिस करके आ सकता है, वो बोन में मेटास्टेसिस आ सकता है, लंग्स में आ सकता है, ब्रेन में मेटास्टेसिस करके आ सकता है। तो उसके लिए एडवाइस क्या रहेगी? एडवाइस ये है कि 5 साल के बाद वो हर साल एक बार हमारे को दिखाने के लिए आए और हमारे निगरानी में रहे, ताकि कुछ भी अर्लीस्ट आता है हम उसको पिकअप करके आगे उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। राइट। बहुत ही अच्छे से यहाँ पर बताया है डॉक्टर शिवानी ने। अगर आप 5 साल तक बिल्कुल ठीक है, कोई भी पेशेंट है जिसको ये परेशानी है, 5 साल तक किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आई, तो उसके बाद ये नहीं समझना चाहिए कि पेशेंट बिल्कुल हमेशा ठीक रहेगा। ठीक रहने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है, लेकिन नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए चीज़ों को, और हर साल एक बार आकर अपनी पूरी तरह से जांच करानी चाहिए ताकि ज़िंदगी बहुत बेहतर रहे। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि पूरी ज़िंदगी अच्छी रहती है, बेहतर रहती है, लेकिन साल में एक बार जो जांच है वो बेहद ज़रूरी है। यहाँ पर मैं डॉक्टर नवनीत आपके पास आऊँगा। अब एक सवाल मैं आपसे ऐसा लेना चाहता हूँ कि अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें और आज की बात करें और आने वाले सालों की बात करें, तो इस मर्ज के इलाज में क्या बदलाव आए हैं और क्या बदलाव आने की उम्मीद है? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट पिछले 20-30 साल में इतनी तेज़ी से बदला है जितना कि पिछले शायद 300 साल में नहीं बदला था। बताइए।
तो पहले जब ऑपरेशन होते थे तो बहुत ज़्यादा बड़े ऑपरेशन होते थे, छाती पूरी निकाल के, बगल की गांठें निकाल के और आसपास का हिस्सा निकाल के मरीज़ को ठीक किया जाता था। तब हमारे पास में रेडिएशन का ट्रीटमेंट का ऑप्शन था, लेकिन इतना एडवांस नहीं था। कीमोथेरेपी की ड्रग्स थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी। ओवर द ईयर्स हमारे को उसका कैंसर का जो बिहेवियर है वो किस तरह से असर करता है, किस तरह से फैलता है, उसकी हमारी बेहतर अंडरस्टैंडिंग है, जिसकी वजह से अब जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ज़्यादा उसका कोशिश ये है कि मरीज़ की बॉडी की शक्ल शेप ना बिगड़े, उसकी एस्थेटिक्स बॉडी के मेंटेन रहे, वो एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जिए। और अब हमारे पास में रिसर्च के ज़रिए बहुत सारी नई दवाइयाँ अवेलेबल हैं जो कि बहुत ही कम बॉडी की टॉक्सिसिटी किए, मतलब बॉडी को बहुत कम साइड इफ़ेक्ट दिए बीमारी को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। तो जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ओवर द ईयर्स बहुत कम इन्वेजिव, मतलब वो कम मरीज़ को तकलीफ़ देने वाला और उसको बिल्कुल नियर नॉर्मल एक शक्ल, शरीर और एक्टिविटी तक ले जाने वाला है। और जिस तरह से साइंस एडवांस हो रही है, कोई बड़ी बात नहीं है कि आज से 20-30 साल बाद में ऑपरेशन की ही ज़रूरत ख़त्म हो जाए और केवल हमारे पास में दवाइयाँ हों और वैक्सीन्स हों जिससे कि बीमारी बहुत शुरू में ही एक ब्लड सैंपल से डायग्नोस हो जाए और दवाइयों से ख़त्म हो जाए। तो हम उस मुकाम की भी एक वो उम्मीद रखते हैं कि उस तक पहुँचेंगे और मरीज़ बिल्कुल बगैर परेशानी के इस बीमारी से ओवरकम कर पाएंगे। पर अगर आज की बात करें तो आज की डेट में जो ट्रीटमेंट्स हैं उसमें सर्जरी कम से कम करके, और अगर किसी को पूरी ब्रेस्ट निकालनी भी पड़े तो उसका रिकंस्ट्रक्शन करके एटलीस्ट उसकी बॉडी इमेज को हम कोशिश करते हैं कि वो बिल्कुल नॉर्मल रहे। जो दवाइयाँ हैं वो भी पहले से काफ़ी कम, मैं कहूँगी कि टॉक्सिसिटी वाली हैं, लेकिन उनका इलाज महंगा है, लंबा चलने वाला है, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि इसके बारे में हम ये नहीं सोच सकते कि 5 साल बाद नहीं आएगी, कभी भी आती है। तो इसके जो ट्रीटमेंट्स हैं वो पहले के मुकाबले लंबे हो गए हैं, महंगे हो गए हैं, लेकिन सर्वाइवल बढ़ गया है। अगर आज के 10 साल पहले अगर किसी की बॉडी में बीमारी फैली होती थी तो उसको एक तरह से डेथ वारंट होता था कि अब इसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अब ऐसा नहीं है और अब इसको हम ऑलमोस्ट एक क्रॉनिक इलनेस की तरह से देखने लगे हैं, जैसे कि शुगर है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन है, तो उनको हम दवाइयों से कंट्रोल में रखते हैं। तो उसी तरीके से अगर बीमारी शरीर में फैल भी गई है फिर भी हमारे पास में इतनी दवाइयों का ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि मरीज़ की बीमारी को कंट्रोल में रख सकते हैं, ताकि वो क्योर तो नहीं होगा लेकिन उसके साथ में उसका काम चलता रहेगा। तो आज की सिचुएशन ये है कि हम स्टेज 4 को भी काफ़ी 5 साल 8 साल तक दवाइयों से मरीज़ को जिंदा रख के और चलाने और की उम्मीदें बनी हुई हैं। आज बहुत बदलाव आ चुका है, जैसा कि डॉक्टर नवनीत ने बताया कि अब वो बात नहीं रही है। पहले तो बहुत बड़ा ऑपरेशन होता था, बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता था पेशेंट को, लेकिन आज अगर हम देखें तो बहुत बदलाव आ चुके हैं। और डॉक्टर नवनीत ने ये भी बताया कि आने वाला जो वक्त है वो और भी बदलाव की उम्मीदें हैं, यहाँ तक कि ऑपरेशन हो सकता है ना ऑपरेशन की ज़रूरत पड़े और दवाओं से ही ठीक हो जाए पेशेंट। ये हमारा जो आज का प्रोग्राम है बिल्कुल लास्ट में पहुँच चुका है। मैं जानना चाहता हूँ डॉक्टर नवनीत, प्रोग्राम देखने वालों को आप किस तरह का पैगाम, मैसेज देना चाहेंगी? और एक रिक्वेस्ट मेरी ये भी है आपसे, आप अपने पैगाम में ज़रा सा ये भी डालिएगा कि जो हॉस्पिटल्स हैं वो किस तरह के अवेयरनेस के प्रोग्राम, बेदार करने के प्रोग्राम चला रहे हैं, ताकि हमारी जो ख़वातीन हैं वो इस बारे में अवेयर रहें, जानकारी उन्हें मिलती रहे और वो जाकर अपनी स्क्रीनिंग कराएं, और बेहतर यह है कि उन्हें बीमारी ना हो, पहले ही डिटेक्ट हो जाए और वो ठीक हो जाए। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा तो मैसेज ये होगा कि हम इस बात में पिछले 45 मिनट से कर भी रहे हैं कि वो अवेयर रहें अपनी नॉर्मल ब्रेस्ट के बारे में। कोई भी अगर बीमारी का सिम्टम उनको दिखाई देता है तो उसको डिनायल, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे कल्चर में ये है कि एक बार मरीज़ को कुछ पता चल भी गया तो वो उसको छुपा के बैठा रहता है, अपने आप से ही झूठ बोलता रहता है या ऐसी चीज़ों ट्राई करता रहता है कि ये खा के देख लेते हैं, उससे इलाज कर लेते हैं। तो उससे आपकी केवल परेशानी बढ़ती है। जो चीज़ एक बार अगर है और उसको आपको एक्सेप्ट करने में मुश्किल है तो आपका ही नुकसान है, वो तो अपनी जगह पर है। तो अगर कुछ भी ऐसा है तो उसको आप ये सोच के कि मुझे नहीं होगा, कि औरों को होता है लेकिन मेरे साथ में ऐसा नहीं होने वाला और मैं ये दवाई खा लूँगी और ठीक हो जाऊँगी, वो उस तरह से उसको देर नहीं करें। तो बीमारी को जानें, उसके बारे में जल्दी उसके लिए रिपोर्टिंग करें। स्क्रीनिंग के हमारे पास में कई तरीके हैं, तो ज़्यादातर तो हम यही कहते हैं कि मंथली सेल्फ एग्जामिनेशन, जो हर लड़की जो एक 20 साल की उम्र और अब तो जैसे बहुत जल्दी भी होने लग गए हैं, तो हम यही कहते हैं कि 17-18 साल की उम्र से सेल्फ एग्जामिनेशन महीने में एक बार ज़रूर रखें। अगर आप याद रख सकते हैं कि पीरियड्स के बाद में 1 हफ्ते बाद करना तो बेस्ट है, नहीं तो कोई भी आपकी डेट ऑफ बर्थ आप उसको याद रखें कि इस दिन मैं रोज़
हर महीने अपने को चेक करूँगी। उसके अलावा अगर आपको कुछ भी डाउट होता है आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, और उसको हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन बोलते हैं, और उनको हम कहते हैं कि आप 6-6 महीने पे हमें दिखाते भी रहो। मैमोग्राफी एक हमारे पास में एक वो है तरीका जिससे कि हम जिनका हमें लगता है कि वाकई ज़रूरत है। हम पूरी मास स्क्रीनिंग नहीं कर सकते क्योंकि अमेरिका जैसा कंट्री हमारा नहीं है, इतनी पॉपुलेशन है और इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, तो स्क्रीनिंग केवल सोच समझ के जिनको वाकई ज़रूरत हो उसको रिकमेंड करी जाती है। लेकिन खुद को चेक करना और सही टाइम पे रिपोर्ट करना तो आपके बहुत आसानी से हाथ में है, वो आप ज़रूर करें। राइट। डॉक्टर सुजाता, आप किस तरह का पैगाम देना चाहेंगी प्रोग्राम देखने वालों को? जी, जहाँ तक ब्रेस्ट कैंसर का सवाल है, जो अक्टूबर का महीना है इसे हम ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाते हैं और हर साल मनाया जाता है। तो इस तरह से जिस तरह से हम अवेयरनेस फैला रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास जितनी भी महिलाएं आती हैं वो 70 से 80% महिलाएं जो हैं वो लेट स्टेजेस में आती हैं। तो हमारा जो संदेश है, जो पैगाम है, वो यही है कि लेट स्टेजेस में ना आएँ, स्क्रीनिंग करवाएं और इस बीमारी से बचें। तो जहाँ तक हमारे हॉस्पिटल का सवाल है, हम 1 तारीख से 30 तारीख तक स्पेशल कैंपेन लगाते हैं जिसमें हम ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए एग्जामिनेशन, जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन है, हर महिला का करते हैं और इसके विषय में जानकारी भी देते हैं। राइट। बहुत अच्छे से आपने यहाँ पर बताया। डॉक्टर शिवानी, आप किस तरह का पैगाम देना चाहेंगी प्रोग्राम देखने वालों को? मैं सबसे पहले यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपकी फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर है तो आप खुद अपने आप में सतर्क हो जाएं। माँ, मासी, नानी, बहन को है माँ, मासी, नानी, या मतलब वही है कि इसमें से किसी को अगर कैंसर है तो बाकी सबको सतर्क हो जाना चाहिए। 10 साल पहले से ही अपनी स्क्रीनिंग शुरू कर दें। अगर जरा सा भी कुछ डाउट हो तो अस्पताल में आके दिखाएं। हर महीने अपने आप को सेल्फ एग्जामिनेशन करें, और अगर आपके पास वो है, पैसा है, तो BRCA1, BRCA2 जीन की जो जांच होती है वो जाके करवाएं। आजकल होता है, उसमें पैसा लगता है, हर मरीज को हम लोग नहीं करा सकते, बट कई सारे ब्रेस्ट कैंसर ऐसे होते हैं जो BRCA1, BRCA2 जीन से हम लोग पहले से पता लगा सकते हैं कि शायद इनको आगे चल के ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। यहाँ पर तीनों एक्सपर्ट्स ने बहुत ही सही तरीके से अपने पैगाम दिए हैं यहाँ पर, और बताया है कि आज के वक्त में इसको, बीमारी को समझने की कितनी ज़रूरत है, इसके तई बेदार रहने की कितनी ज़रूरत है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सभी के बारे में बेदार रहने की ज़रूरत है, लेकिन हम यहाँ बात ब्रेस्ट कैंसर की कर रहे हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर के बारे में तीनों एक्सपर्ट्स की एक ही राय है, स्क्रीनिंग। सिर्फ स्क्रीनिंग से ही समझा जा सकता है कि मर्ज़ कहाँ है, किस तरह से इसको काबू में किया जा सकता है, क्या इसका इलाज है। आज तीनों एक्सपर्ट्स ने बहुत ही ख़ास तरीके से यहाँ पर शिरकत की प्रोग्राम में, और तीनों एक्सपर्ट्स का बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत के लिए। नाजरीन, हमारी ये ख़ास पेशकश आज जो ब्रेस्ट कैंसर पर थी, और उम्मीद करते हैं यहाँ पर जितनी बातें बताई हैं हमारे एक्सपर्ट्स ने, आप इनको समझेंगे और उन पर अमल करेंगे, क्योंकि बेदार रहने से ही आप अपने को बचा सकते हैं। आप समझ सकते हैं स्क्रीनिंग को, कि स्क्रीनिंग की क्या अहमियत है, आप समझ सकते हैं इलाज का क्या तरीक़ा है, या बहुत सारी चीज़ें। और ख़ास एक और बात कि एक्टिव रहना, अपनी ज़िंदगी जो है उसको समझ एक्टिव रखना, वो कितना ख़ास ज़रूरी है। हमारे इस ख़ास प्रोग्राम का जो मकसद है आपको बेदार रखना है, वो खाली यही मौजू नहीं है। जितने भी हम बात करते हैं सब्जेक्ट्स पर, आपसे जितने मौज़ूआत यहाँ पर लेकर आते हैं आपके लिए, वो इसीलिए लाते हैं ताकि आप बेदार रहें, समझें चीज़ों को, और हमेशा आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। ये हमने आज जो प्रोग्राम दिया है, अगर आप इसे दोबारा देखना चाहते हैं तो इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं। और आप अपनी अगर कोई राय देना चाहें तो हमारे जो स्क्रीन पर इस वक्त ईमेल दिखाया जा रहा है, इस पर आप हमें मेल कर सकते हैं। अपने जो भी आपके मशवरे हैं उनको हमें भेज सकते हैं। आपके मशवरे हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं। हमेशा सेहतमंद रहिए, खुश रहिए, अपनों का ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, क्योंकि सेहत ही है जो आपको हमेशा खुश रख सकती है। आपको छोड़े जा रहे हैं टिप्स ऑफ द वीक के साथ। देखते रहिए डीडी उर्दू। आदाब। औरतों में होने वाले कैंसर में ब्रेस्ट कैंसर सरे फहरिस्त है। अगर ब्रेस्ट कैंसर का पता शुरू में ही चल जाए तो इसका इलाज मुमकिन है। छाती में किसी भी तरह की गांठ को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। छाती के साइज में तब्दीली, दर्द या कोई मादा खारिज हो तो फौरन माहिर डॉक्टर से रुजू करें। ब्रेस्ट कैंसर से बचाव के लिए स्क्रीनिंग करवाना लाजमी है।
मुतवाज़िन ग़िज़ा, सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी, हल्की वर्जिश भी ब्रेस्ट कैंसर के खतरात को कम करते हैं।